नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। उम्मीद करते हैं कि हमारी सीरीज़ भी आपको दोस्तों इसमें ज़रूर मदद कर रही होगी। एकेडमिक एप्टीट्यूड की विशेष सीरीज़ दोस्तों हमने चलाई है। यूनिट नंबर 2 की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। इसके अभी तक हमने 6 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आज है क्लास नंबर 7, जिसमें दोस्तों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अधिगम। आज इसके दोस्तों कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें दोस्तों हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को हमेशा पूरा देखा करें, तभी जाके 100% बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में है, जहां पर आपको हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेंगी। कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। मॉक टेस्ट और नोट की सुविधा भी वहां पर प्रदान की जा रही है। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सीखना और उसकी अवधारणा के बारे में, जिसको हम अधिगम के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। जब हम बात करते हैं दोस्तों अधिगम या फिर सीखना की, तो ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। और कई मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों इसकी डेफिनेशन साइंटिफिक तरीके से देने का प्रयास किया है। सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें सीखना की, तो व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। लेकिन सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन सीखना की श्रेणी में दोस्तों नहीं आते हैं। व्यवहार में परिवर्तन अन्य कारणों से भी हो सकता है, थकान से, दवा खाने से, बीमारी से, या फिर मैच्योरिटी। इन सभी से भी दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऐसे परिवर्तन सीखने की श्रेणी में नहीं आते हैं। मनोविज्ञान में अगर हम सीखने की बात करें, तो केवल उन्हीं परिवर्तनों को सीखना कहा जाता है जो कि अभ्यास या फिर अनुभव के फलस्वरूप होते हैं और जिनका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन जो कि अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है और जिनका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है, उन्हीं को सीखना बोला जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई डेफिनेशन के बारे में। इनका विश्लेषण करेंगे और फिर सीखने के स्वरूप को जानेंगे। और ये डेफिनेशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ दोस्तों एग्जाम में आ सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्टेन, नार्थ, स्ट्रेंज और चैपमैन के द्वारा दी गई डेफिनेशन की। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर occurs as a result of experience और प्रैक्टिस। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं कि अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में जब एक परमानेंट परिवर्तन होता है, उसी को सीखना बोला जाता है। इसके अलावा मॉर्गन, किंग, विट्ज और स्कॉपलर की डेफिनेशन है। ये भी यही बोलते हैं कि अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। इसके बाद हर्गिन हॉर्न की डेफिनेशन है। ये बोलते हैं कि सीखना व्यवहार में व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाला परिवर्तन है, जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जो कि मूलतः बीमारी, थकान या औषधि खाने आदि से उत्पन्न होते हैं द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती। इन्होंने दोस्तों सिंपली ये बोला है कि लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी कि ये एक्सपीरियंस के कारण होने वाले परिवर्तन को सीखना कह रहे हैं। और इन्होंने सिंपल से बताया है कि जो अस्थायी शारीरिक अवस्थाएं, यानी कि जो शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन आता है जो कि अस्थायी होता है, जो कि खासकर बीमारी के कारण आते हैं, थकान के कारण आते हैं, या फिर औषधि खाने के कारण जो परिवर्तन आते हैं, उनको इन्होंने लर्निंग से होने वाले परिवर्तन से डिफरेंट रखा है। या बेसिकली जो व्यवहार में परिवर्तन जो कि एक्सपीरियंस या फिर प्रैक्टिस के कारण आते परिवर्तन, उनसे इन्होंने डिफरेंशिएट यहाँ पर किया है। इसके बाद रिली तथा लेविस, इनकी डेफिनेशन है अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है। इन सभी की डेफिनेशन का दोस्तों अगर हम विश्लेषण करेंगे, तो हम यहाँ पर निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। अगर किसी बालक के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो फिर सीखना नहीं हो रहा है। लेकिन जो व्यवहार में परिवर्तन है दोस्तों, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। देखिए, अगर हम कोई चीज़, वांछित चीज़ है जो बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़, तो फिर हम कहेंगे कि भैया हाँ, उसमें पॉजिटिव चेंजेस हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ
कोई हम शब्द बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसका उच्चारण सिखाना चाहते हैं, या शब्दों का वाक्यों का प्रयोग हम सिखाना चाहते हैं, तो अगर वो सही से कर पा रहे हैं तो वो अपेक्षाकृत दोस्तों आपके पॉजिटिव चेंजेस होंगे। नेगेटिव चेंजेस में हो सकता है कि भाई चोरी करना, झूठ बोलना, इस तरह के जो परिवर्तन है जो कि अवांछित हैं, तो लेकिन ये भी क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, तो इनको भी दोस्तों आपके सीखना की श्रेणी में डाला जाएगा। इसके अलावा व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के कारण होता है, यानी कि चेंज इन बिहेवियर अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, यानी कि अभ्यास और अनुभूति करेंगे तो व्यवहार में परिवर्तन होगा, इनके कारण ही होगा। इसके अलावा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। देयर इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर, जो भी परिवर्तन होगा वो अस्थायी ना होकर स्थायी परिवर्तन होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीखने के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के कई प्रकारों का वर्णन किया है। सबसे पहले हम दोस्तों आसुबेल की बात करेंगे। इन्होंने दोस्तों सीखने के 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं। सबसे पहला होता है इन्होंने अभिग्रहण सीखना, यानी कि रिसेप्शन लर्निंग। अब रिसेप्शन लर्निंग का अर्थ क्या है कि इसमें टीचर स्टूडेंट को जो भी सामग्री है वो दे देगा, चाहे वो बोल कर दे चाहे लिख कर दे, और शिक्षार्थी उन सामग्री को आत्मसात कर लेगा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिसेप्शन लर्निंग बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है अन्वेषण सीखना, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग वैसे सीखने को बोला जाएगा जिसमें शिक्षार्थी से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो जो दी गई सामग्री है उनसे कोई नए कॉन्सेप्ट का निर्माण करे या फिर कोई नए नियम का निर्माण करे, उसकी खोज करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अन्वेषण सीखना होता है। ठीक है। इसके बाद होता है रटकर सीखना। रटकर सीखने का अर्थ ये है कि शिक्षार्थी को जो भी सामग्री दी जा रही है उसको बस वो सीख ले, उसको रट ले, उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको ना जाने, और बेसिकली उसके आशय को बिना समझे हुए बस उसको याद कर ले, तो उसको हम बोलते हैं रटकर सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, बेसिकली इसको सिंपली ये बोलेंगे कि जब आप कोई सामग्री आपको दी जा रही है तो आप उसके नियम को समझे, उसके जो सार है उसको समझे, ठीक है, और फिर देन उसको आप अर्थपूर्ण तरीके से सीखे, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थपूर्ण सीखना बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगले आते हैं गेगनी। गेगनी ने दोस्तों अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया, यानी कि इनके अनुसार सीखने के 8 प्रकार होते हैं, और ये सभी दोस्तों जो क्रम होते हैं वो श्रृंखलाबद्ध होते हैं, यानी कि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर को। ठीक है। जिसमें सबसे ऊपर का ऑर्डर होता है दोस्तों वो होता है समस्या समाधान सीखना, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, और जो सबसे नीचे जो स्तर होता है दोस्तों वो होता है सांकेतिक सीखना। ठीक है, यानी कि सिग्नल लर्निंग। एक एक करके दोस्तों हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आपका गेगनी द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान सीखने की श्रृंखला। तो यहाँ पर आप क्लियरली दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो श्रृंखला है वो दोस्तों ऊपर की ओर को बढ़ती है। सबसे नीचे का जो स्तर है वो है सांकेतिक सीखना, यानी कि सिग्नल लर्निंग। उसके बाद फिर उद्दीपन अनुक्रिया सीखना आता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। फिर सरल श्रृंखला का सीखना, लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। शाब्दिक सहचर्य सीखना, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। फिर विभेदीकरण सीखना, लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर रूल लर्निंग, एंड देन उसके बाद सबसे हायर लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। बेसिकली आप नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो आपका लर्निंग का लेवल भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सबसे लो लेवल में कौन आता है, सांकेतिक सीखना। सांकेतिक सीखना दोस्तों ये क्लासिकल अनुबंधन सीखना के समान होता है। क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों, पावलोव के द्वारा दी गई थी। तो पावलोव की जो क्लासिकल अनुबंधन को टाइप एस अनुबंधन भी कहा गया है। यानी कि सांकेतिक सीखना दोस्तों बेसिकली क्या होता है, क्लासिकल अनुबंधन में जैसे सीखा जाता है उसी तरह का सीखना सांकेतिक सीखना होता है। इसके बाद अगला आता है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब इसमें स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको कि साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है, एक उद्दीपन अनुक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। बेसिकली इस तरह के सीखने में क्या होता है कि किसी प्राणी में किसी उद्दीपन के प्रति ऐच्छिक क्रिया करता है और जिसका परिणाम उस पर सुगत होता है, तो धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वो सही अनुक्रिया करना सीख लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखिए जो इसमें स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो दोस्तों इसके अंतर्गत आती है, तो इसको टाइप आर अनुबंधन भी बोला जाता है। तो जो स्किनर का साधनात्मक अनुबंधन है उसको टाइप आर अनुबंधन। तो अगर आप क्रिया प्रसूत अनुबंधन की तरह सीख रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसको हम उद्दीपन अनुक्रिया सीखना बोलेंगे या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है वो आता है
सरल श्रृंखला का सीखना यानी कि लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि एक क्रम में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों का सेट होगा, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों जो लर्निंग होगी उसको हम सरल श्रृंखला का सीखना बोलेंगे। इसको मोटर लर्निंग भी बोलते हैं, जैसे कि एक कार चलाना, दरवाजा खोलना, तबला बजाना, ये सभी दोस्तों इसमें क्या है, ये इसी सरल श्रृंखला सीखने के उदाहरण है। इसमें छोटी छोटी अनुक्रियाएं होती हैं, वो एक क्रम में सम्मिलित होती हैं। जब ये सारी अनुक्रियाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है तो क्या करता है, व्यक्ति कार चला पाता है, या फिर आपका दरवाजा खोल पाता है, या फिर तबला बजा पाता है। तो इसमें क्या होती है, एक साथ कई सारी उद्दीपन अनुक्रियाओं का क्या होता है, सेट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल चेनिंग या फिर चेन लर्निंग दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला आता है शाब्दिक साहचर्य सीखना। शाब्दिक साहचर्य मतलब होता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। तो शाब्दिक साहचर्य सीखना बेसिकली वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा क्रम सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है। ओके, जैसे कि कविता को याद करना, इसमें फिर शब्दावली सीखना, कहानी याद करना, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, शाब्दिक साहचर्य के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला आता है दोस्तों विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण सीखना का मतलब क्या है कि इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रियाएं करना सीखता है। जैसे कि बालकों को त्रिभुज और चतुर्भुज में अंतर सीखना, ठीक है। इसके अलावा अलजेब्रा और अंकगणित में क्या अंतर है वो सीखना, फुटबॉल और क्रिकेट में अंतर सीखना, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विभेदीकरण सीखना, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। इसके बाद अगला आता है संप्रत्यय सीखना। संप्रत्यय सीखना का मतलब क्या है कि कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना ही संप्रत्यय सीखना बोला जाता है। लर्निंग अ पर्टिकुलर मीनिंग बेस्ड ऑन अ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपने क्या है कि जैसे हम समझते हैं कि भाई कई सारे सामान्य गुणों के आधार पर एक विशेषता को आपने सीख लेना है। जैसे आपने देखा होगा कि भालू है, बाघ है, सिंह है, और इस तरह से सियार है, हिरन है, ये किस तरह के पशु है दोस्तों, ये जंगली पशु है। तो आपने यहाँ पर जंगली पशु के संप्रत्यय को सीख लिया कि जंगली पशु के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बाघ आता है, भालू आता है, सियार आता है, हिरन आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसको समझना है, ठीक। इसके बाद अगला आता है नियम सीखना, यानी कि रूल लर्निंग। रूल लर्निंग का मतलब क्या है, नियम से दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच में एक नियमित संबंध का पता चलता है, ठीक है। मतलब एक महत्वपूर्ण सीखना दोस्तों यही है, और ये जो सीखना है संप्रत्यय सीखना पर आधारित होता है। और नियम से हमें क्या होता है, दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच में नियमित संबंध या फिर रेगुलर रिलेशनशिप्स का दोस्तों पता लगता है, ठीक है। अब इस तरह के सीखने से ही दोस्तों कोई व्यक्ति है उसकी जो नॉलेज होती है दोस्तों इनहेंस होती है। जैसे कि बालक व्याकरण को सीखता है, या मैथमेटिक्स को सीखता है, या साइंस को सीखता है, ठीक है। तो इन सभी के विभिन्न नियमों को जब वो आदमी सीखता है तो उसको ही हम दोस्तों क्या बोलते हैं, नियम सीखना की श्रेणी में डालते हैं। इसके अलावा फिर अगला आता है समस्या समाधान सीखना। अब समस्या समाधान सीखना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, और ये दोस्तों आपका क्या होता है, सबसे ऊपरी अवस्था है। और इस तरह के सीखना में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करना सीख जाता है ताकि वो कोई समस्या का समाधान कर सके, और इसके अलावा नए तथ्य को भी सीखता है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, समस्या समाधान सीखना बोला जाता है, जो कि सबसे टॉप का लेवल है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रभावकारी सीखने की विधियों के बारे में। देखिए दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की कई सारी विधियों का प्रतिपादन किया है। कुछ ऐसी विधियां हैं जो कि परंपरागत विधि हैं और आधुनिक शिक्षकों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा उतनी प्रभावकारी नहीं मानी गई हैं, लेकिन फिर भी इनका दोस्तों काफ़ी प्रयोग किया जाता है। और इन विधियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले प्रभावकारी सीखने की विधियों में जो विधियां हैं दोस्तों, एक आती है अविराम विधि तथा विराम विधि, यानी कि मैच्ड मेथड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। इसके बाद एक आती है पूर्ण विधि तथा अंश विधि, या फिर आप उसको कहेंगे होल मेथड और पार्ट मेथड। इसके अलावा साभिप्राय सीखना यानी कि इंटेंशनल लर्निंग, एंड प्रासंगिक सीखना यानी कि इंसिडेंटल लर्निंग। अब जैसे कि नाम से ही दोस्तों पता लग रहा है, इन विधियों को दोस्तों आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब हम बात करेंगे विराम विधि की, तो विराम विधि में क्या होगा कि दोस्तों जब छात्रों को थोड़ा थोड़ा आप विराम देकर किसी कार्य को सिखाते हैं या फिर किसी पाठ को सिखाते हैं तो उसको हम विराम विधि बोलते हैं। अब विराम विधि में क्या होता है कि छात्रों को कोई भी आराम नहीं देंगे, और सीखने के लिए जो भी निर्धारित समय होगा छात्र उसमें लगातार कार्य करके किसी पाठ या विषय को सीख जाता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है वो पूर्ण विधि तथा अंश विधि। पूर्ण विधि का क्या अर्थ है, जब कोई छात्र किसी विषय को स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़कर सीखते हैं तो फिर इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, पूर्ण विधि बोला जाता है। और जब वे किसी विषय को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके प्रत्येक अंश को एक के बाद एक सीखते हैं, यानी कि पहला अंश सीखा फिर दूसरे को, इसको हम अंश विधि दोस्तों बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट मेथड है वो है साभिप्राय सीखना और प्रासंगिक सीखना। साभिप्राय का मतलब क्या है कि जब छात्र अपनी इच्छा और निश्चित उद्देश्य के संग किसी पाठ या विषय को सीखते हैं तो उसको हम इंटेंशनल लर्निंग बोलते हैं। अब जब दूसरी तरफ जब कोई छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या फिर इच्छा के अपने आप ही सीख लेता है तो उसको हम इंसिडेंटल लर्निंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों परंपरागत विधियों के बाद हम आधुनिक विधियां जिनको कि तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावकारी माना गया है उनके बारे में दोस्तों मानेंगे। सबसे पहले अभी हमने परंपरागत विधि पढ़ी, इसके बाद दोस्तों अब ये आधुनिक विधियों की दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो कि आज के मनोवैज्ञानिकों या शिक्षकों के द्वारा ज़्यादा प्रभावशाली मानी गई हैं। तो देखिए सबसे पहला आता है प्रेक्षण द्वारा सीखना। प्रेक्षण द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इस विधि का प्रतिपादन दोस्तों बेंडूरा के द्वारा 1958 में किया गया था और शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जब बालक किसी प्रक्रिया को प्रेक्षण के द्वारा अधिक जल्दी से दोस्तों सीख सकता है, और इस विधि का प्रतिपादन बेंडूरा के द्वारा किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली आती है विधि विवेचना विधि यानी कि डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड ये एक ऐसी विधि है दोस्तों जिसमें बालक प्रायः समूह में सीखे जाने वाले विषय के गुण दोष की विवेचना करता है, यानी कि दिस इज द मेथड इन विच द चाइल्ड यूजुअली डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द सब्जेक्ट टू बी लर्नड इन द ग्रुप। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि डिस्कशन होगा, तो डिस्कशन के अनुसार क्या होगा, बच्चा काफ़ी सीखेगा क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है अपनी रुचि के अनुसार विषय के हर एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन कर लेता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली मेथड है उसका नाम है करके सीखना या फिर प्रयोग करके सीखना। करके सीखना एक दोस्तों बहुत साइंटिफिक मेथड है, लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपेरिमेंटिंग। जब बालक किसी कार्य को स्वयं करके सीखता है या फिर उसे स्वयं विशेष रूप से समझने के लिए कुछ प्रयोग करता है तो वो बहुत तेजी से उस कार्य को सीख लेता है। इसके बाद दोस्तों अगली आती है आवर्तीकरण तथा पुनर्निरीक्षण विधि। गेट्स के द्वारा दोस्तों इस विधि को सीखने की एक बहुत प्रमुख प्रभावकारी विधि बताया गया है, और आवर्तीकरण विधि और पुनर्निरीक्षण विधि दोस्तों ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए आवर्तीकरण विधि में जनरली क्या होता है, या आप इसको रिसाइटेशन बोल सकते हैं। इस विधि में जनरली क्या होता है कि कोई भी बच्चा है जब वो पाठ को सीख लेता है तो बिना देखे उस विषय को क्या करता है, मन में दोहराने का प्रयास करता है, और जरूरत पड़ने पे वो क्या करता है दोबारा से बीच बीच में पाठ का पुनः निरीक्षण कर लेता है। यानी कि पहले आप किसी पाठ को पढ़ लो और फिर उसको बिना देखे दोहराने का प्रयास करो और बीच बीच में उस पाठ का पुनः निरीक्षण करो, ठीक है। तो इसलिए आवर्तीकरण तथा पुनर्निरीक्षण विधि एक इंपॉर्टेंट विधि है और प्रमुख प्रभावकारी विधि और एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इसके अलावा रटकर तथा समझकर सीखने की जो विधि है ये स्पियर्स, सोलोमन और केंडल ने इन विधियों से सीखे गए विषयों का स्वरूप और सीखने वाले बालकों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। बेसिकली रटकर सीखना क्या है, एक बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट विधि है। खासकर छोटे बच्चों की हम बात करें, 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो किसी भी विषय को दोस्तों रटकर सीखते हैं, यानी कि उसका अर्थ वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं, सीधे सीधे वो क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है फिर वो उसको समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसको समझकर सीखते हैं ना कि रटकर। तो इसको रटकर तथा समझकर सीखने की विधि बोला गया है। अब दोस्तों हम जानेंगे सीखने के नियम के बारे में, यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के नियम की दोस्तों बात करिए, थॉर्नडाइक के द्वारा दोस्तों सीखने के नियम दिए गए थे और आज भी दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और जितने भी टीचर्स हैं दोस्तों इसके क्लासेस में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो सीखने के नियम हैं उनको 2 भागों में दोस्तों बांटा गया है। एक है सीखने के मुख्य नियम और एक होते हैं सीखने के सहायक नियम। एक है मेजर लॉ ऑफ लर्निंग और एक है सब ऑर्डिनेट्स लॉ ऑफ लर्निंग। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सीखने के मुख्य नियमों के बारे में। तो थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के मुख्य 3 नियमों की दोस्तों चर्चा की गई है। एक आता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसके बाद एक आता है अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके बाद आता है प्रभाव का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे तत्परता के नियम के बारे में। तत्परता का नियम दोस्तों सिंपली ये बताता है कि सीखने वाला व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में सेटिस्फाइड होता है और किन किन परिस्थितियों में वो
एनॉयड फील करता है, यानी कि उसमें खींच उत्पन्न होती है। बेसिकली जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और वो कार्य उसको जब करने को दिया जाएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि उसको संतोष मिलेगा। अब अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए वो तत्पर है और वो कार्य उसको नहीं दिया जाएगा तो उसमें क्या होगी, एनॉयंस उत्पन्न होगी, यानी कि खींच उत्पन्न होगी। सिमिलरली जब व्यक्ति किसी कार्य को नहीं करने के लिए तत्पर है, यानी कि करना नहीं चाहता है, तत्पर नहीं है उसको करने के लिए, और तब अगर उसको कार्य दिया जाएगा तो भी उसमें क्या होगी, एनॉयंस उत्पन्न होगी, यानी कि उसमें खींच उत्पन्न होगी। यही दोस्तों तत्परता का नियम बताता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम दोस्तों ये बताता है कि अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से दोस्तों जो उद्दीपन और अनुक्रिया है उसका संबंध मजबूत होता है, और अभ्यास अगर आप रोक देंगे तो फिर ये संबंध कमजोर हो जाएगा और फिर वहां पर विस्मरण हो जाता है, यानी कि फॉरगेटिंग आ जाती है। तो इसलिए किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो फिर हम दोस्तों उसको सीख जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अभ्यास का नियम। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा नियम आता है वो आता है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम दोस्तों सिंपली यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी अनुक्रिया को करता है तो अब उस अनुक्रिया का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर ही दोस्तों वो सीखता है। यानी कि अगर कोई कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में अगर सेटिस्फैक्टरी है या फिर वो उस पर खींच उत्पन्न करने वाला है, अगर प्रभाव सेटिस्फैक्टरी होगा तो व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेगा, और अगर उसमें खींच उत्पन्न करने वाला होगा तो व्यक्ति उस अनुक्रिया को दोहराना नहीं चाहेगा। बेसिकली आप इसको सिंपली समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई अनुक्रिया करता है, उसके बाद उसको अगर पुरस्कार मिलता है तो फिर वो बार बार उस अनुक्रिया को दोहराता रहेगा, यानी कि उस अनुक्रिया का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट है या फिर नेगेटिव इफेक्ट है। और अगर किसी अनुक्रिया को करने के बाद उसको दंड मिल रहा है तो फिर उस अनुक्रिया को दोबारा नहीं करना चाहेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रभाव का नियम बोलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगले नियम आते हैं वो आते हैं सीखने के सहायक नियम या सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग। अब ये जो सीखने के 5 सहायक नियमों की भी दोस्तों यहाँ पर चर्चा की गई थॉर्नडाइक के द्वारा। इनको सहायक नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो उपरोक्त 3 नियम थे, मुख्य नियम, इनकी तुलना में कम महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानते हैं। सीखने के जो सहायक नियम है, ये 5 सहायक नियम है। देखिए सबसे पहला आता है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये नियम सिंपली ये बताता है दोस्तों कि किसी भी सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति अनेक तरह की अनुक्रियाएं करता है, और कुछ अनुक्रियाएं ऐसी भी होती है जो कि लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती है, और अगर लक्ष्य की प्राप्ति में वो सहायक नहीं तो व्यक्ति उनको भूल जाता है, और जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है उनको वो याद कर लेता है या फिर सीख लेता है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल और सेट और एटीट्यूड। ये नियम दोस्तों सिंपली बताता है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है बहुत हद तक व्यक्ति की मेंटल स्टेट या मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति पर दोस्तों निर्भर करती है। मतलब मानसिक वृत्ति का अर्थ क्या है कि किसी कार्य को करने की तत्परता। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यही सिंपल सी बात है कि मानसिक वृत्ति और मनोवृत्ति कि आपकी मानसिक रूप से आप कितने क्या हैं, प्रिपेयर हैं, या फिर आप उसके लिए तैयार हैं। ठीक है। तो आपके एटीट्यूड पर भी दोस्तों ये क्या करता है, निर्भर करता है। इसके अलावा आता है तत्व प्रबलता का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है। सो तत्व प्रबलता का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में जो रिलेवेंट और इररिलेवेंट दोनों तरह के तत्व दोस्तों इसमें होते हैं। अब इसमें जो प्रबलता या फिर सार्थकता ये दोस्तों आपकी क्या होती है, अलग अलग होती है, और व्यक्ति क्या करता है जो सुसंगत तत्व है उनको अलग कर लेता है क्योंकि इनकी सार्थकता अपेक्षाकृत दोस्तों क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तत्व प्रबलता का नियम बोलते हैं। बेसिकली दोस्तों अगर हम इस नियम को देखें तो इस नियम का सिंपल सा अर्थ ये है कि जब भी आप सीखने की परिस्थिति में आएंगे तो आपको कई तरह के तत्व वहां पर देखने को मिलेंगे जो कि रिलेवेंट होंगे और इररिलेवेंट होंगे। अब जिसकी जितनी ज़्यादा सार्थकता होगी उस सुसंगत तत्वों को व्यक्ति अलग कर लेगा और उनको क्या करेगा, उनकी जो सार्थकता होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो फिर वो उनको क्या कर लेता है, अलग कर लेता है और इनसे दोस्तों सीखता है। तो इसको हम बोलते हैं तत्व प्रबलता का नियम। इसके बाद अगला आता है अनुरूपता या फिर सादृश्यता का नियम। अनुरूपता यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटीज, यानी कि
व्यक्ति किसी नई परिस्थितियों में वैसी अनुक्रिया को करता है जो उसके पूर्व अनुभव या पहले सीखी गई अनुक्रिया के सदृश होती है, ठीक है। और नई परिस्थिति में जो सीखी गई या फिर आप कह सकते हैं कि नई परिस्थिति में पहले सीखी गई परिस्थिति से कितना हस्तांतरण होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों परिस्थितियों में सामान्य तत्वों की संख्या कितनी है। संख्या जितनी अधिक होगी उसका जो ट्रांसफर है वो उतना ही ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसे हस्तांतरण का सामान्य तत्व सिद्धांत बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई आप नया विषय या फिर पाठ पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी सार्थकता पहले बताए गए तथ्यों के रूप में कोशिश करते हैं, क्योंकि आप पहले जो आपने चीज़ बताई है उसके बारे में वो उसको बताएंगे, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा कि जब आप कोई ऐतिहासिक घटना बताते हैं तो वर्तमान घटनाओं के संग उसका संबंध जोड़ते हैं, तभी जाके दोस्तों जो छात्र है उसको समझ पाते हैं। तो इसको अनुरूपता या फिर सादृश्यता का नियम बोलते हैं, यानी कि जो आपने पहली परिस्थिति है उसको आपने नई परिस्थिति के संग दोस्तों क्या करना है, अनुरूपता, मतलब उसके बीच में अनुरूपता लानी है, एनालॉजी लेकर आनी है। इसके अलावा अगला आता है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसका दोस्तों सिंपल सा अर्थ ये है कि कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। बेसिकली दोस्तों ये क्या है, क्लासिकली अनुबंधन का सिद्धांत है, यानी कि अगर आपको एक उद्दीपन दिया जाएगा उसके संग संग आपको एक आर्टिफिशियल उद्दीपन दिया जाएगा नेचुरल के संग, तो आप क्या करेंगे, लगातार जब आपको उद्दीपन देते रहेंगे तो आप जो आर्टिफिशियल उद्दीपन है उसके संग भी वही अनुक्रिया करेंगे जो कि आप नेचुरल उद्दीपन के संग करते थे। तो बेसिकली ये आपका जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उस पर दोस्तों क्लासिकली जो अनुबंधन सिद्धांत है जो कि पावलोव के द्वारा दिया गया था उस पर दोस्तों आधारित है। तो सीखने के 5 नियम है, एक है बहु अनुक्रिया का नियम, इसके अलावा मानसिक वृत्ति या फिर मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, अनुरूपता या फिर सादृश्यता का नियम, या फिर सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, वे कारक जिनके द्वारा दोस्तों क्या होता है, सीखना प्रभावित होता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे कारकों का वर्णन किया है जिससे कक्षा में होने वाले शिक्षण सीधे सीधे प्रभावित होता है। इन कारकों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिनका वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों सीखना को प्रभावित करने वाला जो कारक है दोस्तों वह है बुद्धि। बुद्धि का प्रभाव किसी भी शिक्षार्थी के सीखने की प्रक्रिया पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, और जिस विद्यार्थी की बुद्धि जितनी तेज होगी वो क्या करेगा, कठिन विषयों को तुरंत सीख लेगा। जिसकी बुद्धि कम होगी तो वो क्या होगा, आसान से आसान सब्जेक्ट को भी नहीं समझ पाएगा। तो यानी कि सीखने को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है दोस्तों वो है बुद्धि। इसके अलावा आपका हेल्थ, एज, सेक्स, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एज कितनी है, आपका सेक्स क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक, ये सभी दोस्तों क्या करता है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद अवधान, अवरुचि और अभिक्षमता। अवधान यानी कि आपका अटेंशन, इसके अलावा आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड, इस पर भी दोस्तों क्या है, सीखने को ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों परिपक्वन यानी कि मैच्योरेशन, मैच्योरिटी, तो इस पर भी दोस्तों क्या होता है, ये भी सीखने को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति, यानी कि आप मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टेट, ठीक है, तो इस पर भी दोस्तों क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप, देखिए सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप है उस पर भी दोस्तों क्या होता है, सीखना काफ़ी प्रभावित होता है। और सीखने की प्रक्रिया में बेसिकली शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखे जाने वाले विषय के स्वरूप को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की है। 3 पहलुओं को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बताया है। सबसे पहले विषय की सार्थकता, यानी कि मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, विषय कितना सार्थक है। इसके अलावा विषय की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ मटेरियल, और इसके अलावा विषय का कठिनाई स्तर यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ मटेरियल्स। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये सीखने जाने वाले विषय का स्वरूप के अंतर्गत आती हैं और ये भी सीखने को प्रभावित करती हैं। विषय कितना सार्थक है, कितना मीनिंगफुल है, विषय की लंबाई कितनी है, उसका कठिनाई का लेवल क्या है, ये दोस्तों आपके सीखने को प्रभावित करता है। इसके अलावा सीखने की विधि, मेथड ऑफ लर्निंग, अब सीखने की विधि का डेफिनेटली क्या होता है, लर्नर पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम सीखने की प्रभावकारी विधियों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा अधिगम होगा,
अगर नहीं करेंगे तो फिर अच्छा अधिगम नहीं होगा। इसके अलावा शिक्षक की संचार क्षमता यानी कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ टीचर। अब कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ टीचर जितनी अच्छी होगी उतना सीखना अच्छा होगा, अगर वो कमज़ोर है तो फिर सीखना उतना प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा सूचनात्मक पुनर्निवेशन यानी कि इंफॉर्मेशनल फीडबैक, ठीक है, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सूचनात्मक पुनर्निवेशन का मतलब क्या है कि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम के बारे में बताने से इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि जो बच्चा है, बच्चा जब भी कोई दोस्तों सीखने के लिए प्रयास करता है तो प्रयास करने में दोस्तों जो भी उसके परिणाम आते हैं तो उसके बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। तो इसे हम बेसिकली नॉलेज ऑफ रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये भी दोस्तों आपको बताना होता है, ठीक। मतलब बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी टीचर के द्वारा कोई भी दोस्तों आप जब कोई विषय या पाठ पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षार्थी जब उस विषय या पाठ को सीखने के दौरान उसके द्वारा किए गए जो भी प्रयास या परिणाम है तो टीचर्स को उसको बताना चाहिए, ठीक है। और उसको अगर उसका जो सीखना है वो गलत दिशा में जा रहा है तो फिर टीचर को उसको सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सूचनात्मक पुनर्निवेशन कहा जाता है, ठीक। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई टीचर है, अगर वो बच्चे को मान लेते हैं अगर बता नहीं रहा है उसकी प्रगति के बारे में और उसको बता नहीं पा रहा है कि वो सही दिशा में सीख रहा है गलत दिशा में सीख रहा है, तो फिर वहाँ पर सूचनात्मक पुनर्निवेशन नहीं होगा और इससे सीखने में कुप्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आती है कक्षा की भौतिक अवस्थाएं यानी कि फिजिकल कंडीशन ऑफ क्लासरूम। इस पर भी दोस्तों क्या होता है, काफ़ी डिपेंड करता है। यानी कि कक्षा में अगर पर्याप्त रोशनी नहीं है, गर्मी है या फिर काफ़ी सर्दी हो रही है और इसके अलावा टेबल नहीं है और डेस्क की व्यवस्था नहीं है, कुर्सी व्यवस्था नहीं है, तो इससे भी दोस्तों क्या होता है, सीखने को प्रभावित होता है। अगर इन सभी की अच्छी व्यवस्था होगी तो सीखना भी क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा, ठीक। तो ये सभी दोस्तों आपके क्या है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो दोस्तों ये था सीखने का कॉन्सेप्ट, सीखने के नियम और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।